और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मनोहर लाल हत्याकांड में अब नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। इस मामले में जांच में जुटी पुलिस को मुख्य आरोपी और उसके परिवार के खाते में करीब 10 लाख रुपए का पता चला है। साथ ही जांच में जमीन के कब्जे के आरोप को भी सही पाया गया है। आरोपियों ने वन विभाग की 20 बीघा जमीन पर कब्जा कर सब्जियां उगाई थी। इस जमीन से प्रशासन ने बाड़बंदी हटा दी है। उधर इस मामले में गिरफ्त में आए आरोपी फरीद और मुसाफिर हुसैन की रिमांड 19 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि चंबा मुख्यालय में आज छुट्टी होने के बाद भी लोग शांतिपूर्वक घूम रहे हैं। बाहर से आए सैलानी भी चंबा में घूमते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सुलूनी उपमंडल में अभी भी धारा 144 जारी है और जब तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाती तब तक वहां पर धारा 144 लागू रहेगी। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि मनोहर हत्याकांड बहुत ही दुखद घटना है और जिस तरह से हत्या हुई है उसकी वो घोर निंदा करते हैं और प्रदेश सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस हत्या के पीछे जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। मनोहर की जो हत्या हुई है और हत्या के बाद जो उसके शव के टुकड़े किए गए, ये एक बड़ा दुखदायक विषय है। चंबा जैसी हिमाचल में भी कभी ऐसे मेरे हिसाब से ऐसी कोई इतिहास में नहीं हुआ होगा ऐसा कि इतना जघन्य अपराध किसी व्यक्ति का मर्डर करके और उसको टुकड़े करके बोरी में डाल के वो करना, और सभी में इसका आक्रोश है। हम ये चाहते हैं जो घटना की इंक्वायरी प्रॉपर हो और लोगों को एक विश्वास बनाया जाए कि जो भी घटना की सामने इंक्वायरी प्रॉपर पुलिस सरकार प्रॉपर कर रही है। एनआई की गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक द्वारा एनआई की उसके में की जा रही है कि इसको घटना को उसके द्वारा किया जाए। तो हम चाहते हैं कि इसकी डिमांड को करना चाहिए और साथ में ये तो एक घटना हुई है, किंतु मैं अपने इस तरफ से कहूँगा कि उस तरफ जितनी भी एरिया है या पार्डरों में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी की इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, कितनी कितनी ज़मीनें हैं। इससे कि लोगों को डर पैदा हो कि हम गलत काम करेंगे, इससे हमें कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट का डर होना चाहिए। मनोहर हत्याकांड के बाद चंबा जिला में पूरी तरह से स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी थी। राहत की बात यह है कि अब चंबा मुख्यालय में स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आज छुट्टी का दिन है और यहाँ पर आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ लोग आ जा रहे हैं। हालांकि आज दुकानें बंद हैं लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ आ रहे हैं। बाहर से पर्यटक भी यहाँ पे घूम रहे हैं। देखिए थोड़ी सी दुकानें जो फास्ट फूड की दुकानें वो भी खुली है, वहाँ पर भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अगर बात करें सलूनी उपमंडल की, वहाँ पर भी स्थिति काफ़ी शांतपूर्ण स्थिति वहाँ पे है, बिल्कुल स्थिति सामान्य है। पुलिस द्वारा वहाँ पर धारा 144 लगाई गई है क्योंकि जब तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाती है तो ये धारा 144 वहाँ तक लगी रहेगी। राहत की बात यह है कि अब चंबा जिला में बिल्कुल स्थिति जो है सामान्य है, लेकिन जो राजनीति हो रही है उससे लोगों को काफ़ी दुख हो रहा है। लोग यही मांग कर रहे हैं। लोगों से जब भी बात की गई तो अधिकतर लोगों की यही मांग है कि ये जो जांच है होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। न्यूज़ 18 के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर। तो मनोहर लाल हत्याकांड में अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि अब इस मामले में चंबा में हालात किस तरह के हैं इस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। सीधे हम चंबा का रुख करेंगे जहां ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हेम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हेम, अभी आपकी जो रिपोर्ट हम देख रहे थे उसमें आपने बताया कि लोगों में एक नाराजगी है, लोगों में रोष है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अब हालात धीरे धीरे से पूरे चंबा में पटरी पर लौट रहे हैं। जी अबू, देखिए जिस तरह से पिछले एक हफ्ते से जो मनोहर हत्याकांड का घटनाक्रम रहा उसमें काफ़ी जो लोगों में काफ़ी तनाव देखने को मिला था। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तिहाड़ की बात करें तो वहां पर संगनी में आगजनी की घटना भी हुई थी, उससे लोगों में काफ़ी खौफ पैदा हो गया था। लेकिन अब की बात करें तो यहाँ स्थिति जो है बिल्कुल सामान्य है। पुलिस जो है अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है। जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन बढ़ा था तो लोगों ने मांग भी की थी। लोग जो मांग कर रहे थे पुलिस उनकी मांग को लेकर उसी तरह से जो है वो वहाँ छानबीन कर रही है। आज की ताज़ा जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है जो और आरोपी हैं उनकी रिमांड जो है 19 जून तक कर दिया गया है।
2 आरोपियों को जो रिमांड था 19 जून तक कर दिया गया था। और जो लोग मांग कर रहे थे कि ये जो आरोपी है इसके पास जो अवैध जो उन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा है, तो राजस्व विभाग, प्रशासन, पुलिस छानबीन में जुट गए थे और पता चला कि 20 बीघा जमीन पर उसने जो था वहां सब्जी उगा रखी थी। वन विभाग की जमीन थी वो, वहां पर अवैध रूप से उसने सब्जी उगा रखी थी। पुलिस और प्रशासन ने वहां जाकर उसके वहां पर जो उन्हें बाड़ा लगाया था उसको तोड़ दिया गया है। और जो आईटी विभाग ने भी जब उसके खातों की छानबीन की थी, इनकम टैक्स विभाग ने छानबीन की थी, तो पता चला कि उसके परिवार के जो सदस्य उनके सबके मिलाकर 10 लाख रुपए की संपत्ति अब तक जो उसकी खाते में पाई गई है। तो कुल मिलाकर पुलिस जो है पूरी तरह से छानबीन कर रही है। लोग बार बार एनआईए की मांग कर रहे हैं, पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य जुटाए जाएं और जल्द से जल्द आरोपियों पर जो है यहाँ चार्जशीट दाखिल करके जैसे जैसे इसमें कार्रवाई आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे छानबीन इस पूरे मामले की हो रही है, तो इसमें नए नए खुलासे भी एक तरह से हो रहे हैं। जो आरोपी है और या आरोपी के जो परिवार वाले हैं उनके पास भी एक तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसके अलावा किस तरह से जमीन पर, सरकार की जो जमीन थी उस पे ये अपना कब्जा किए हुए थे। तो जैसे जैसे ये कार्रवाई और आगे बढ़ेगी, जांच पड़ताल होगी, और भी नए खुलासे आगे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, अब शुरू से ही लोग, क्योंकि पुलिस ने जो आरोपियों का था उसी दिन जो था हिरासत में ले लिया था, लेकिन लोग यही मांग कर रहे थे कि जो आरोपी है इसकी जो गतिविधियां वो संदिग्ध हैं, उसे उसकी बिरादरी ने भी उसको पहले से अलग कर रखा था। ज्यादा समाज में वो मिलता जुलता नहीं था। जो धार है ऊपर जहां पर पशु पालक जाते हैं, भेड़ पालक जाते हैं, और जब बर्फबारी होती है तो वापस अपने घरों में आ जाते हैं। लेकिन ये शख्स जो है जिसकी बात कर रहे हैं वो वहां पर 3-4 महीने बर्फबारी में रहता है। तो लोगों को शक था कि हो सकता है कि इसकी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो सकता है। तो पुलिस उसी आधार पर ये छानबीन कर रही है। और पुलिस ने लोगों से भी कहा है कि अगर कोई जानकारी उसके प्रति जो आपको मिलती है तो वो पुलिस को दें, और उसी के तहत जो है छानबीन होगी और लोगों की जो नाम है वो भी गुप्त रखा जाएगा। तो धीरे धीरे आगे आगे और भी खुलासे होने जा रहे हैं। अभी तो 20 बीघा जमीन पर कब्जे की बात जो है सामने आई है और 10 लाख रुपया ही जो उसके परिवार के खाते में पाया गया है। तो आने वाले समय में और भी ज्यादा जो है खुलासे हो सकते हैं। लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया था कि ये आतंकी गतिविधियों में भी शामिल हो सकता है। तो उसी गंभीरता को लेकर पुलिस जो है छानबीन कर रही है। अगर इस तरह से कोई मामला सामने आता तो ये भी काफी चिंता का विषय हो सकता है। तो पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ और साक्ष्य जुटाकर चार्जशीट तैयार कर इसे कोर्ट में पेश किया जाए। बिल्कुल हेम, यानी पुलिस और प्रशासन जो है वो तमाम एंगल से जांच पड़ताल कर रही है ताकि कहीं पर कोई कड़ी एक तरह से छूटने ना पाए। इसके अलावा अगर सलूनी मंडल की हम बात करें हेम, तो वहां पर हालात किस तरह के हैं? क्योंकि वहीं पर आरोपियों का घर था जहां पर आग लगाई गई थी, तो वहां पर किस तरह के हालात हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस दिन वहां पर ज्यादा धरना प्रदर्शन हुआ था किहार थाने के बाद, लोगों ने काफी नारेबाजी की थी और संगनी में जो घर को जलाया गया था उसके बाद धारा 144 वहां पर लगाई गई थी जी। और वहां पर आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। कोई इमरजेंसी काम हो तभी वहां पे जाने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मीडिया को भी वहां जाने से जो है रोका जा रहा है। और पिछले कल अगर की बात करें तो परसों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री जो ठाकुर जयराम है वहां पर आए थे, उन्हें भी वहां नहीं जाने दिया। हालांकि प्रशासन और उनके बीच में काफी देर तक बात चली थी और पिछले कल चंबा में भी विरोध प्रदर्शन हुआ था। उस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जो संगनी में विरोध प्रदर्शन हुआ था सलूनी में, तो उस प्रदर्शन में जो उग्र प्रदर्शन होता तो लोगों को डर था कि अगर चंबा में प्रदर्शन होता है तो यहाँ पर भी उस तरह की कोई ऐसी घटना ना हो। लेकिन लोगों ने बड़े शांतिपूर्वक, हालांकि बीच में नारेबाजी भी, जबरदस्त नारेबाजी भी हुई थी और ज्ञापन के बाद लोगों ने शांतिपूर्वक प्रशासन की बात मानी। और प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा है कि जो कड़ी लोग उन्हें बता रहे हैं, जो भी उन्हें पता चल रहा है, वो जल्द से जल्द उस पर जो है कार्रवाई करेंगे और साक्ष्य जुटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल तो बिल्कुल लोगों में एक नाराजगी है और हालात लेकिन एक तरह से काबू में है और अब शांति की तरफ हालात बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेम ठाकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त कांगड़ा से बड़ी खबर है जहां पर कांगड़ा के ज्वाली में पौंग डैम में
2 युवक डूबे हैं। डूबने वाले दोनों युवक ऊना के रहने वाले बताए जाते हैं। एक की उम्र 23 वर्ष और दूसरा 26 साल का बताया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं। डैम में गोते लगाकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कांगड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर और तस्वीरें भी हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, जहां पर ज्वाली में पैंग डैम में डूबने से 2 युवक डूबे हैं। इसमें डूबने वाले दोनों युवक ऊना के रहने वाले बताए जाते हैं। एक की उम्र 23 साल और दूसरे की उम्र 26 साल बताई जा रही है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऊना के रहने वाले हैं, वो यहाँ घूमने आए थे और पानी में गए और गहरे पानी में गए। उनको जो है उसकी डेप्थ का पता नहीं था और इसके कारण उनका पैर फिसला और वो यहाँ पे जो हादसे का शिकार हो गए। के माध्यम से यही लोगों से आग्रह है कि इस तरह से पानी में ना जाएं। आप नेचर का आनंद लें, हवा का अच्छा देखें, है ना, जो ब्यूटी है उसका पूरा जो है आनंद लें, लेकिन ये पानी में ना जाएं और अब इस तरह का हादसे जो है ताकि हम लोगों टाल सकें। चश्मदीद गवाह हैं, उनके माध्यम से हमें पता चला है कि डेड बॉडीज कहाँ हैं, तो इसमें एनडीआरएफ जो है हमारी मदद करेगी और जल्दी से हम बॉडीज को रिट्रीव करें। 2 बाइकों पे आए थे, 4 लड़के थे और इसमें कि 4 गए थे, जिसमें कि 2 को हमने सेफली निकाल लिया और 2 जो हैं इसे डूब गए। तो बड़ी खबर यह है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। किस तरह के हालात हैं, किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, विचित्र हमारे सहयोगी इस खबर पर और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विचित्र, बड़ी खबर है ये कांगड़ा से, जहां पर 2 युवक के डूबने की खबर आ रही है। क्या कुछ अपडेट अब तक मिल पा रहा है? देखिए, अब वो अगर फिलहाल की अपडेट की अगर बात करें तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम का सहयोग लिया गया है और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार गोते लगाकर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो वो कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ के जो कांगड़ा का ज्वाली क्षेत्र है, वहाँ के जो एसडीएम है महेंद्र प्रताप, उन्होंने यही कहा है कि ये जो क्षेत्र है वो बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है और यहाँ पर आए दिन जो है अगर कोई शख्स यहाँ पर जाता तो उनके लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और वो लोग जो है और साथ ही साथ जो रास्ता इससे ओर जाता है उस रास्ते में भी कई तरह से उन्होंने ऑब्स्टैकल्स भी लगाई गई है, बावजूद इसके जो बहुत से लोग इस क्षेत्र में चले जाते हैं। तो लोग ऐसा ना करें, इस तरह से अपील भी उनकी ओर से की गई है। अब हम यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो क्षेत्र है, ये जो पौंग डैम झील है, ये फतेहपुर से होते हुए और इस ज्वाली से होते हुए जो है वो कई क्षेत्रों से होकर निकलती है, यानी कांगड़ा के कई क्षेत्रों से होकर जो है ये क्रॉस होती है और राजस्थान तक ये जाती है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर तमाम इन क्षेत्रों में जो है चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, स्थानीय प्रशासन की बात करें, तो यहाँ पर पहरा होता है, कड़ा पहरा होता है, चेतावनी बोर्ड लगाए होते हैं और हर बार जो है अलर्ट जारी किया जाता है। लेकिन इस तरह से हादसे जो सामने आते ही रहते हैं और मानसून के वक्त में तो और भी ज्यादा हादसे जो उस वक्त पेश आते हैं। देखिए, एक 23 साल का लड़का है जो रजत है, वो 23 साल का लड़का है, लोक निर्माण विभाग में कार्यरत था और दूसरा जो लड़का है वो सुमित रजत नाम का जो लड़का जो बताया जा रहा है वो 26 साल का था और ये जो लड़का है ये भारतीय सेना में है। और कितना बड़ा सदमा है ये उन परिवारों के लिए, छोटी सी उम्र है अभी और ये लोग जो है अपने अन्य दोस्तों के साथ जो थे वो यहाँ पर आकर इमेच्योरिटी कहीं ना कहीं इनकी ओर से दिखाई गई है। ये ऐसा यहाँ पर ये लग रहा है क्योंकि जब मालूम है कि इतना पानी है और दलदल है और दलदल होने के चलते ये लोग जो है नहाने के लिए वहाँ पर नीचे उतर गए हैं और जब मालूमात नहीं पड़ी है कि भाई ये पानी कितना गहरा है और ये हादसा जो पेश आया, तो ये अपने आप में बहुत एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि आखिर कैसे इतनी छोटी सी उम्र के लोग जो यहाँ पर पहुंच जाकर, वो भी एक तो भारतीय सेना में, रजत जो वो भारतीय सेना में तैनात है, उसको तो जानकारी होनी चाहिए थी। ऐसे लोग भी अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इसी के मद्देनजर जो है हर बार इस तरह के पहरे लगाए जाते हैं, चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं, बावजूद इस तरह की घटनाएं जो सामने आती रहती है। फिलहाल तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक तरह से इस खतरे की अनदेखी की गई है और जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी वारदात एक तरह से हुई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अब देखना ये बहुत अहम होगा कि कितनी जल्दी इसमें कामयाबी मिलती है। बिल्कुल विचित्र, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। चलिए, खबरें और भी हैं लेकिन यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और शिमला से खबर है जहां पर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उनके साथ सांसद सुरेश कश्यप सहित बीजेपी के कई बड़े नेता विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और 10 साल का कार्यकाल अगले साल तक पूरा होगा। साथ ही उन्होंने महाजनसंपर्क अभियान पर कहा कि इस अभियान के तहत लोगों को सरकार की योजनाएं बताई जा रही हैं। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के विकास पर विशेष ध्यान दिया और इन 9 सालों में देश में काफी विकास हुआ है, चाहे वो विकास के क्षेत्र में देश में हो या विदेश में। भारत का मान सम्मान पीएम के नेतृत्व पे हर जगह बढ़ा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण हुआ है और 10 साल का कार्यकाल अगले चुनाव तक पूरा होगा, यानी कि 1 दशक भाजपा के नाम और अगले दशक की दस्तक शुरू होगी। 9 वर्ष के इस कार्यकाल में जो देश के लिए उपलब्धियां रही हैं, उन उपलब्धियों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना, ये हमने पार्टी की ओर से तय किया है। और एक विशेष अभियान महाजनसंपर्क अभियान आजकल जो चल रहा है 30 जून तक, उस कार्यक्रम के अंतर्गत जो व्यापारियों के साथ भी ये कार्यक्रम होना चाहिए और आज शिमला में वो कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और मुझे तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू पर तीखा हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू खुलेआम कहते हैं कि हमने 97% हिंदुओं को हराया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी के बाद अपराधियों के हौसले बढ़े हैं और चंबा का घटनाक्रम इसका परिणाम है। साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा इस मामले पर एनआईए जांच की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री बार बार पूछ रहे हैं कि भाजपा विरोध क्यों कर रही है। हिमाचल में क्राइम हुआ है तो हम विरोध भी न करें। आरोपी गिरफ्तार होना एकमात्र वो समाधान नहीं है। हम तो चाह रहे हैं इसकी एक जांच, विस्तृत जांच होनी चाहिए और जो आरोपी के बारे में जो लोगों की धारणा है, लोगों के बीच में जो चर्चा है, उससे बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। उनका समाधान तभी हो पाएगा जब एक बड़ी एजेंसी उसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट करेगी। डीजीपी तो छुट्टी पर गए हैं, लेकिन डीजीपी का चार्ज शायद अभी तक किसी को भी नहीं दिया गया। वो एक तरह की चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में आए दिन प्रशिक्षित बेरोजगार संघ सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज शिमला में जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने जेबीटी और डीएलएड की बैच वाइज भर्ती में बीएड को योग्य करार देने के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। साथ ही शिक्षा विभाग में धांधली के आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष मोहित ने प्रदेश में जेबीटी की बैच वाइज भर्ती में बीएड को योग्य करार देने को सरासर गलत बताया। कहा कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने बीएड प्रशिक्षुओं को जेबीटी की बैच वाइज भर्ती के लिए एलिजिबल कर दिया और अपॉइंटमेंट भी दे दी, जो सरासर गलत है। और शिमला का सीधा रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी राजिंदर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजिंदर, जिस तरह से पूरा मामला जेबीटी का है, ऐसे में बीएड के जो एलिजिबल कैंडिडेट्स को जो इसमें एलिजिबल करार दिया, तो ऐसे में जेबीटी से जुड़े हुए जो कैंडिडेट्स हैं कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी कारण लगातार विरोध प्रदर्शन जेबीटी के कैंडिडेट्स कर रहे हैं और प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि चाहे वो बीएड के अभ्यर्थी हों, चाहे वो फिर ईटीटी के अभ्यर्थी हों, इन सबको बीएड जेबीटी की प्रोसेस से बाहर रखा जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ सकता। क्योंकि कुछ हाई कोर्ट्स के अलग अलग राज्यों के निर्णय इसके ऊपर आए हैं और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है।
सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट पेंडिंग है और जब तक कि जजमेंट फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की नहीं आ जाती, वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आ जाता, तब तक प्रदेश सरकार को जेबीटी भर्ती नहीं करनी चाहिए, ये कहना है जेबीटी प्रशिक्षुओं का। और उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से ईटीटी को भी एनरोल किया गया है, ईटीटी को भी जेबीटी की जगह नौकरी दे दी गई, इसके बाद अब बैच वाइज जो भर्ती हो रही है उसमें बीएड अभ्यर्थियों को इंक्लूड किया गया है। इसको लेकर कुछ दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जेबीटी प्रशिक्षुओं ने की थी, जिसके बाद भी पिछले कल ही सरकार की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है और 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है कि ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जिनके ऊपर जेबीटी की ये प्रशिक्षु सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अब ये कमेटी फाइंड आउट करेगी और फाइनल रिजल्ट अब एलिमेंट्री एजुकेशन को देगी। उसके बाद ये बताया जाएगा कि ये नियुक्तियां सही हुई हैं या फिर इसमें कुछ गलत है। इसके अलावा जेबीटी प्रशिक्षु आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की तरफ से क्योंकि आरएनपी रूल्स को चेंज नहीं किया गया है, तो ऐसे में जो भर्तियां वर्तमान में हो रही हैं वो पुराने आरएनपी रूल्स के तहत ही होनी चाहिए। जब नए आरएनपी रूल आएंगे तो रूल्स के बाद भर्ती की जा सकती है नए आरएनपी रूल के तहत, लेकिन सरकार ने रूल्स चेंज नहीं किए हैं और भर्तियों में बीएड प्रशिक्षुओं को शामिल किया जा रहा है। तो इसका विरोध लगातार उनकी तरफ से किया जा रहा है और पिछली सरकार से भी मांग की गई थी, लेकिन पिछली सरकार के समय भी उनका ये मांग पूरी नहीं हो पाई और अब इस सरकार में सरकार बनते बिल्कुल, क्योंकि एक लंबा इंतजार इनका रहा है और इसी वजह से राजेंद्र कहीं ना कहीं ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक नई सरकार थी, नया मौका था और इन्हें उम्मीद थी कि इस बार इनकी बात मानी जाएगी और इसमें बीएड के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। अब देखना यह बहुत अहम होगा कि इसका हल किस तरह से निकलता है, नतीजे पर कैसे पहुंचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और अपडेट करने के लिए। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।